हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो ऑफ मनी माइंडसेट। आज हम तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला, जो हमने वीडियो बना के रखे हुए हैं उसमें क्या परफॉर्मेंस है, कौन कौन से बारे में हमने बात की थी, कौन कौन से अच्छे अच्छे स्टॉक्स या फिर अच्छा इन्वेस्टमेंट एसेट के बारे में बात किया हुआ था, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम आज मार्केट एनालिसिस भी करेंगे कि मार्केट में कौन से सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, कौन से सेक्टर को हमें रिसेंटली अवॉइड करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा रुकना चाहिए। और तीन अच्छे स्टॉक्स है जिसके ऊपर भी हम बात करेंगे जहाँ पे हमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, वहाँ पे एक अच्छा सा मोमेंटम कैप्चर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो हमने जैसे ये वीडियो डाला हुआ था 22 मई को, जहाँ पे हमने सिल्वर इज़ द न्यू गोल्ड ऐसा करके एक अच्छा सा एनालिसिस किया था कि सिल्वर एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। जहाँ पे सिल्वर बहुत ही वीक परफॉर्म कर रहा था या फिर कंसोलिडेट कर रहा था, वहाँ पे गोल्ड ने 33% की रैली एक साल में दी हुई थी। तो सिल्वर की कैचअप रैली आना बाकी थी, जो आपने सुना होगा और करंटली न्यूज़ में भी है कि सिल्वर अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है 1,12,000 के अराउंड। तो सिल्वर की हम परफॉर्मेंस देखें तो सिल्वर की परफॉर्मेंस में हमने जब 22 मार्च को जब दिया था तो ये डॉलर में है, तो यहाँ पे हम 15% से 17% का रिटर्न दिख रहे हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है जो हम यहाँ पे कैप्चर कर रहे थे जब लोग इसकी बात ही नहीं कर रहे थे। अभी यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं कि सिल्वर अच्छा अपॉर्चुनिटी है, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जबकि हमने इस लेवल के अराउंड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट की बात की थी। और अगर आप हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करते हैं तो वहाँ पे भी हमने कई बार सिल्वर में इन्वेस्टमेंट एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है उसके बारे में बात की थी। तो हम डायनेमिक और जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिले वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट के लिए दिख रहे हैं और दिखना चाहिए। एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, एज अ स्विंग ट्रेडर, हमें जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज मिले, कैश में जहाँ पे भी हमें अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिले, वहाँ पे हमें देखना चाहिए, वहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना चाहिए। हम पिछले कई सालों का देखें तो सिल्वर कंसोलिडेट कर रहा था। यहाँ पे एक ऐसा ऑप्टिमिज्म था कि यहाँ पे एक सिल्वर की रैली आना बाकी है। और सिल्वर बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में मेटल की तरह यूज होता है। तो इस सारी चीज़ों के अराउंड हमने एक एनालिसिस किया था कि सिल्वर में क्या रैली कितनी आ सकती है। तो अभी 17% का प्रॉफिट एंजॉय कर रहे होंगे जिसने भी सिल्वर इस जोन में बाय किया होगा। दूसरी हम बात करते हैं कि हमने एक और वीडियो डाला हुआ था जहाँ पे हमने मॉनसून स्टॉक्स के बारे में बात की थी, जहाँ पे मॉनसून आया भी नहीं था 2 महीने पहले। तो हमारा मॉनसून फेवरेट एक स्टॉक है पारादीप करके। तो पारादीप के बारे में हमने बात की थी, 2 महीने पहले बात की थी। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 महीने पहले की रैली कैसी दिखती है। हम यहाँ से भी पकड़े उसको, रफली देखे तो 48-50% का टारगेट हमें 2 महीने में मिल रहा है। तो ये टारगेट कम नहीं होता है। जहाँ पे लोग यहाँ पे बात करेंगे हम उसको ऐसे लेवल पे कैच करते हैं एनालिसिस के साथ कि हम अच्छा खासा रिटर्न बना के देख सकते हैं। इवन अभी भी इसमें अपॉर्चुनिटीज बन रही है। फॉस्फेट, पारादीप, कोरोमंडल इंटरनेशनल, ये ऐसे स्टॉक है जिसको आप अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी डाल सकते हैं। गवर्नमेंट की फर्टिलाइजर के अराउंड जो उस सेक्टर में पॉलिसीज आ रही है और उस सेक्टर्स में जो ग्रोथ होने का प्रोबेबिलिटी अनुमान है, वो इतना अच्छा विजन के साथ आ रहा है क्योंकि मेजरली जो फर्टिलाइजर्स है वो कंट्रोल करता है चाइना, और गवर्नमेंट को इसमें आत्मनिर्भर बनना है। तो ये सारी कंपनियों में ग्रोथ देने के लिए पीएलआई स्कीम को इंट्रोड्यूस करके उनको फाइनेंशियल बेनिफिट्स देके ये सारी कंपनियां चलना तय है। तो ये सारी कंपनियों को आप अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा जो हमने एनालिसिस किया था यहाँ पे 2 महीने पहले, मार्केट एनालिसिस सेक्टर टू वॉच बिफोर मॉनसून स्टार्ट, इसमें ये दोनों स्टॉक्स के बारे में बात की हुई है। एक बार ये पेज में जाके आप देखना कि कौन कौन से सेक्टर्स को हम कैसे एनालिसिस करते हैं। ऐसा ही एक स्टॉक था
बजाज फाइनेंस जब उसने मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया था, तब हमने इसके बारे में बात की थी, जब कोई फाइनेंशियल स्टॉक की बात नहीं कर रहा था। इसका ब्रेकआउट हम देखें तो 812 के ऊपर इसका मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया था। तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट के ऊपर हमने बात की थी, और वहां से ये सेफ रिटर्न 13% का रिटर्न यहाँ पे भी वो दे रहा है। ये लार्ज कैप कंपनी है, तो ये ऐसा नहीं है कि एक महीने में 50-60% का रिटर्न दे देगा। ये धीरे धीरे चलता है, पर ये सेफ रिटर्न है। तो बजाज फाइनेंस ने उसके बाद स्प्लिट भी हुआ था, बोनस भी दिया था। तो ये रहा हमारा पास्ट परफॉर्मेंस कि मनी माइंडसेट का एनालिसिस का परफॉर्मेंस कैसा है। अभी हम स्विच करते हैं मार्केट एनालिसिस की तरफ। तो मार्केट एनालिसिस में हम अगर देखें तो निफ्टी 50 में क्या हो रहा है, निफ्टी 50 टुवर्ड्स अपने ऑल टाइम हाई के नज़दीक जा रहा था। वहाँ पे एक पोज आया, क्योंकि यहाँ पे यूएस इंडिया की ट्रेड डील में कोई पॉजिटिव मोड आता हुआ नहीं दिखाई दिया। यहाँ पे ट्रेड डील में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आता हुआ नहीं दिखाई दिया। वहाँ पे मार्केट ने एक स्टॉप लिया, और थोड़ा बहुत धीरे 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 करके करेक्ट हो रहा है। मार्केट में नेगेटिविटी है, मार्केट में नेगेटिविटी नहीं है। मार्केट जब तक ये 50 ईएमए के ऊपर है और इस लेवल को सस्टेन करता है, तब तक मार्केट में कोई नेगेटिविटी नहीं है। रिसेंटली कल ही रिलायंस के रिजल्ट्स आए हुए हैं, रिलायंस के रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए हुए हैं। तो मार्केट मंडे को एक पॉजिटिव और गैप अप ओपन होने के चांसेस पूरे ज़्यादा है। वहाँ पे एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट भी अच्छे हुए आए हुए हैं, और एचडीएफसी बैंक ने लास्ट 10 सालों में एक ही बार इस साल बोनस डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ है जो मंडे मार्केट को पॉजिटिव ओपन करने के लिए हेल्प कर सकती है। तो देखेंगे कि मंडे क्या होगा, कैसे होगा। बट जब तक ये लेवल इंटेक है, तब तक मार्केट में कोई नेगेटिविटी नहीं है। यहाँ से मार्केट अगर चलने लगा और इंडिया यूएस ट्रेड डील क्लोज हो गई, तो ये मार्केट 26,000 के ऊपर निकल जाएगा। तो वेट एंड वॉच करो। अच्छे अच्छे सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज बन रहे हो, और रिजल्ट का महीना आ रहा है। तो रिजल्ट के महीने में कौन कौन से अच्छी अच्छी कंपनियों के रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, उसको भी जरा बैकग्राउंड में न्यूज़ में जाके हुए देखो। तो वहाँ पे भी आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें सराउंडिंग में हो रही है। बात करते हैं मिड कैप निफ्टी, जहाँ पे हमारा सारा इन्वेस्टमेंट रहता है। तो वहाँ पे भी ये ऑल टाइम हाई के ऊपर गया था, वहाँ से रिट्रेसमेंट किया है। तो उसने एक चीज़ तो बताई है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, मिड कैप और स्मॉल कैप चलेंगे, अच्छे खासे चलेंगे। और जो कैचअप रैली आई है यहाँ से पूरा वी शेप में, वो दिखाता है कि मार्केट में कितना पोटेंशियल है अपवर्ड मोमेंटम के लिए। शॉर्ट टर्म ऐसे करेक्शन आते रहते हैं, ऐसे करेक्शन में डरना नहीं है। दो चीज़ें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को इंटेक रखे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो स्विंग ट्रेड्स ले उसमें एसएल को इंटेक रखे। जब एसएल हिट हो रहा है, उसमें से आप निकल जाइए। स्मॉल कैप की बात करते हैं तो स्मॉल कैप भी अपने ऑल टाइम हाई के वहाँ पे भी कंसोलिडेट कर रहा है। मेजर जो सेक्टर्स की बात करें, तो मेजर सेक्टर्स में ऑटो सेक्टर्स में एक अभी भी वो टॉप से नीचे है, बॉटम पे ही ट्रेड कर रहा है। अराउंड हम उसको कैलकुलेट करें तो वो टॉप से लेके 13% अभी भी डाउन है। तो यहाँ पे ऑटो सेक्टर्स में ज़रा कोशिश रहे। ऑटो सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट के लिए जब तक ये जो जोन है उसका ब्रेकआउट नहीं आता, क्लियर कट ब्रेकआउट नहीं आता ऑटो सेक्टर्स के निफ्टी में, तब तक इसमें इन्वेस्टमेंट, न्यू इन्वेस्टमेंट ऐड करने के लिए आपको रुकना चाहिए। आईटी सेक्टर्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी आगे अवेयर किया था कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आप जरा रुक जाना, क्योंकि आईटी में ले ऑफ्स हो रहे हैं बहुत। इंटेल कंटिन्यूस ले ऑफ कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ने बीच में ले ऑफ किए थे। तो ये सारी जो बड़ी बड़ी जायंट कंपनी, टेक जायंट कंपनी 5-5 हज़ार एम्प्लॉय का ले ऑफ कर रही है एआई न्यू टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट की वजह से। तो यहाँ पे हमें थोड़ा कोशिश होना चाहिए। यहाँ पे हमें इंडेक्स में गैप डाउन दिख रहा है और नीचे ही कंसोलिडेट कर रहा है। तो आईटी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट के लिए देखिए, ऐसा नहीं ढूंढना है कि आईटी में स्टॉक्स हमें सस्ते दाम में मिल रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ से कितना नीचे आ सकता है आपको नहीं पता है। और एवरेज करते करते आपका पूरा पैसा खत्म हो जाएगा, बट एवरेज खत्म नहीं होगा। तो ये एक साइकोलॉजिकल बात है कि एवरेज कभी नहीं करना है। और जो सेक्टर गिर रहा है उसमें आप, क्योंकि ये साइक्लिकल होता है। अभी आईटी को जो कैचअप रैली देना था, जब चलना था, वो 2-3 साल चल गया।
अभी जो उसका मोमेंटम है, वो उसने अपना प्रीवियस हाई भी नहीं तोड़ा है और उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे हमें मोमेंटम नहीं दिख रहा है। तो आईटी कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के लिए अभी रुक जाना चाहिए, यही हमारा एक सिंपल सा एडवाइस है। पीएसयू बैंक की बात करें तो पीएसयू बैंक में कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। तो जैसे ये निफ्टी के पूरा एक वॉच लिस्ट है, आप अपने ब्रोकर के अकाउंट में ये वॉच लिस्ट रेडी कीजिए और एटलीस्ट हफ्ते में एक बार ये वॉच लिस्ट को आप ऐसे ही चार्ट को ओपन करके देखिए, तो वहाँ से आपका विजन क्लियर होगा। जूम आउट करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि बैंक निफ्टी कितना मजबूत है। क्यों मजबूत है? प्राइवेट बैंक चल रहे हैं। कौन से प्राइवेट बैंक चल रहे हैं? एचडीएफसी के चार्ट जाके देखिए, आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट जाके देखिए। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एचडीएफसी का चार्ट कैसा। देखिए, बैंक निफ्टी चल रहे थे, एचडीएफसी का चार्ट नहीं चले, ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक चल रहा है, आईसीआईसीआई बैंक चल रहा है, तो ये प्राइवेट बैंक यहाँ पे बैंक निफ्टी में कैचअप रैली दिखाई दे रही है। और एक सेक्टर है फार्मा सेक्टर, तो फार्मा सेक्टर्स में थोड़ा अच्छा रिवर्सल हमें दिखाई दे रहा है। कंटिन्यूअस हायर हाइज हायर लोज में चल रहा है, तो ये फार्मा सेक्टर्स में भी आप अच्छे खासे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। तीसरा ही जो सेक्टर हमारे ध्यान में है वो इंफ्रा सेक्टर है। इंफ्रा सेक्टर्स में जब इंटरेस्ट रेट कट डाउन हुए हैं तब मार्केट में प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा, लोग प्रॉपर्टी ज़्यादा बाय करेंगे क्योंकि लोन सस्ते होंगे, तो ये मार्केट में इन्फ्लोज ज़्यादा आएगा। ये मार्केट ने जो रैली दी है ये रिट्रेसमेंट के टाइम पे हम अच्छे अच्छे गोदरेज प्रॉपर्टीज है, डीएलएफ है, लुधा, फिर प्रेस्टीज एस्टेट है, तो ये सारे स्टॉक को भी हम इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं अच्छे लेवल पे। एफएमसीजी को अवॉइड कीजिए, एफएमसीजी में अच्छा खासा कुछ हो नहीं रहा है। एफएमसीजी को ये लेवल के ऊपर 50,000 के लेवल के ऊपर आना पड़ेगा, तभी एफएमसीजी में कुछ बात बन सकती है। हमने एक स्टॉक को पकड़ा था, उसके ऊपर हम बात करते हैं। ये स्टॉक है, हमने ना अराउंड 177 के अराउंड इसको पकड़ा था। देखिए क्या रिटर्न ये दे रहा है। तो मैं कई बार अपने सोशल मीडिया अकाउंट या पर्सनल लोगों को भी सजेशन देता हूँ कि जो भागता हुआ घोड़ा है उसके पैर मत काटिए। ये स्टॉक ऐसे ही चलता है, थोड़ा ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। ये स्टॉक आईटीसी से डीमर्जर हुआ था, तब ये लिस्ट होने के बाद एक कंसोलिडेट कर रहा था, लिस्टिंग का यहाँ पे ब्रेकआउट आया था। हमने उसको 177 के अराउंड यहाँ पे परचेज किया था और वहाँ से लेके हम देखें तो 33 35 36% का हमें रिटर्न दिखाई दे रहा है। ये अभी भी इंटेक है, स्टॉक अच्छा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल है कि आगे जा सकता है। हमारे वीडियो के तीसरे सेशन पे आते हैं कि कौन से सेक्टर्स है, कौन से 3 स्टॉक है जहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है। तो एक है तिरुमल कैम करके केमिकल सेक्टर का स्टॉक है। केमिकल सेक्टर में एक अच्छा रिवर्सल दिखाई दे रहा है, तो केमिकल सेक्टर में आप जूम आउट करके देखें तो 300 के ऊपर प्राइस सस्टेन कर रही है। केमिकल सेक्टर में जो ये कंसोलिडेशन है उसका ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो केमिकल सेक्टर में हम अगर यहाँ से देखें तो हमें यहाँ से लेके ऑलमोस्ट 25% का टारगेट इजीली मिल सकता है। तो केमिकल सेक्टर में दूसरा एक स्टॉक और है फाइन ऑर्गेनिक करके। फाइन ऑर्गेनिक में भी आप देखिए कंटिन्यूअसली हाई राइज हाई लोज में धीरे 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 अपवर्ड मोमेंटम में जा रहा है। तो जैसे ही एक डीप कंप्लीट हो, यहाँ पे वापस बाउंस बैक करे, तो ये स्टॉक को भी आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। और फाइन ऑर्गेनिक ने एक अपने ऑल टाइम हाई है, जो रिसेंटली जो हाई था वहाँ पे ही सस्टेन कर रहा है। तो अगर इसका ब्रेकआउट आ गया तो ये स्टॉक फट जाएगा, और कहाँ तक जाएगा उसकी हम कल्पना ही कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक प्रीवियस हाई उसने बनाया था 7,300 तक।
तो ये एक लेवल है 500 5677 का। इसके ऊपर अगर फाइन ऑर्गेनिक्स निकल के सस्टेन कर जाता है तो फिर ये टारगेट आना तय है। तो हम यहाँ से पकड़े तो ये टारगेट भी 37% का टारगेट मिलता है। एसएल कैसे लगाना है? एसएल हम इसका प्रीवियस लो लगा सकते हैं 5000 का, जो उसने प्रीवियस डीप दिया था वहां से बाउंस बैक किया था, तो ये इसका एसएल निकल के आता है। तो हम इसको अगर ट्रेड के लिए ले रहे, स्विंग के लिए ले रहे, तो हम इसको एसएल 5000 के ऊपर लगा सकते हैं। रिसेंटली उसको एक ही रेजिस्टेंस है, वो है 5600 का, तो थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। अगर 5600 के लेवल को सस्टेन कर रहा है, उसके ऊपर निकल रहा है, तो फिर इसको फटना तय है, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी एक हमने एक और स्टॉक लिया था, टेगा। टेगा इंडस्ट्री का हमने एक स्विंग ट्रेड यहाँ पे लिया था, जहाँ पे इसने रिसेंटली डीप दे के बाउंस बैक दिया था, तो हमने 1760 में उसको परचेज करने के लिए देखा था। तो यहाँ से लेके टेगा में भी 9-10% का रिटर्न है 4 दिनों में। तो ये ऐसे हम स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। जो कंपनी हम देते हैं वो कंपनी ऐसी नहीं होती है कि कल जाके वो कंपनी डाउन हो जाए और वो कंपनी में हमारा पूरा पैसा डूब जाए। हम ऐसी कंपनियों को सजेस्ट नहीं करते हैं। तो कृपया ये बात देखिए कि हम अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना भी चाहते हैं, और प्रोटेक्ट करने के साथ साथ हम अपने पैसे को ग्रो करना भी चाहते हैं। रातों रात पैसा डबल नहीं होता है, रातों रात कुछ भी नहीं होता है। तो हमें अपने पैसे को ग्रो करना है। एफडी अगर 7% दे रहा है, तो हमारे पैसे 15% से भी ग्रो हो रहे हैं, तो हम एफडी को डबल रेट से बीट कर रहे हैं। दूसरा एक स्टॉक को मैं डिस्कस करना चाहूँगा, EIEL। EIEL में एक अच्छा रिवर्सल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। EIEL अगर 300 के ऊपर निकलता है, तो EIEL में एक अच्छा खासा ट्रेड हमें दिखाई दे सकता है, जहाँ पे हमें टारगेट मिल सकता है, यहाँ से लेके 25-30% का टारगेट मिल सकता है। एसएल की अगर बात करें तो हम एसएल इसका 245-250 के अराउंड इसका एसएल हम लगा सकते हैं। ये ईएल एक अच्छा दिख रहा है। तीसरा एक केमिकल का स्टॉक है नवीन फ्लोरिन। उसमें भी एक अच्छा खासा हमें रिवर्सल दिखाई दे रहा है। देखिए, तो केमिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, आप मैंने 3-4 केमिकल के स्टॉक्स चार्ट में ओपन करके दिखाए। यहाँ पे क्या दिख रहा है, सिंपल प्राइस एक्शन को फॉलो करो। तो ये प्राइस एक्शन एक ही चीज़ बता रहा है कि इसमें पोटेंशियल है अपवर्ड मोमेंटम के लिए। तो जब भी ये रिट्रेस हो रहा है, रिट्रेसमेंट के बाद बाउंस बैक करे, तब ये स्टॉक को हमें देखना चाहिए कि एक स्विंग अच्छा बना सकता है। और ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक भी है। तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद स्टॉक अच्छा खासा 30-40% तक रैली करता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। ये प्राइस के ऊपर इसको सस्टेन करने दीजिए। 1-2 दिन वो सस्टेन करेगा, उसके बाद बाउंस बैक देगा। इसको हम देख सकते हैं खरीदने के लिए, जिसका हमारा एसएल 5 से 7% का होगा। टारगेट कितना होगा? तो हम टारगेट, इसका टारगेट निकालना है, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि यहाँ से लेके वो 40% अपवर्ड मूवमेंट नीचे आया था, तो ये इसके ऊपर 40% चल सकता है। तो हम इसका टारगेट निकाले, फिबोनाकी से निकाले, तो फिबोनाकी से इसका टारगेट निकल के आता है। पहला टारगेट ये निकल के आता है 6549, और दूसरा टारगेट 8792। तो ये इसके टारगेट है। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे स्टॉक हमारे एनालिसिस वेल्थ क्रिएशन की जर्नी के साथ जुड़ने के लिए मनी माइंडसेट चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंस्टाग्राम में मनी माइंडसेट को फॉलो कीजिए, जहाँ पे हम स्टोरी में मार्केट एनालिसिस, मार्केट के डायनेमिक्स को वहाँ पे गाइड करते हैं, और वहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि मार्केट कैसे मूव करता है, क्या होता है, और हमें कब कोशिश रहना है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के इन्वेस्ट करके
आप अपने कैपिटल को ग्रो कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।